ठीक है, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क कैसे रिलेटेड होते हैं, मतलब इसमें अल्टीमेटली हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, न्यूटन्स लॉ इन रोटेशनल मोशन। ठीक है, न्यूटन्स सेकंड लॉ इन रोटेशनल मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ इन रोटेशनल मोशन। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ इन रोटेशनल मोशन क्या आएगा, यहाँ पे ट्रांसलेशन और किसके लिए लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे रोटेशनल के लिए, ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ रोटेशनल मोशन। तो इससे आप लोगों के लिए आसानी रहेगी टॉपिक को कनेक्ट करने की। ट्रांसलेशनल मोशन में न्यूटन सेकंड लॉ कैसे लिखा जाता है, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। और दूसरा कंडीशन ये आता है, इफ मास अगर कांस्टेंट होता है तो फिर नेट फोर्स किसके बराबर लिख देते हैं हम लोग, मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर लिखते हैं। समझ गए। यहाँ पे P क्या है बेटा, इट इज फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी, वेयर P इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ की एक्सप्रेशन है। ऐसे रोटेशनल मोशन में जब आप लिखोगे तो रोटेशनल मोशन में नेट फोर्स की जगह पे क्या आएगा, नेट टॉर्क आएगा अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, नेट टॉर्क आएगा अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ गए, नेट टॉर्क रहेगा अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो इट इज नेट टॉर्क about axis of rotation is equals to delta L upon delta T, मतलब फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अपॉन डेल्टा T। और अगर मान लो यहाँ पे I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कांस्टेंट है तो जो नेट टॉर्क है इट इज इक्वल्स टू I इंटू अल्फा के बराबर लिखा जाएगा, जहां पे एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, जैसे यहाँ पे m भी है, यहाँ पे आप इसको आई ओमेगा लिख सकते हो। समझ गए कि नहीं, समझ गए। यस सर। ठीक है, तो इसको ऐसे ही कनेक्ट करके रखो तो आप लोगों को जल्दी से आसानी से ये याद रहेगा। जैसे न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ आप यहाँ पे इस तरह से लिख रहे हो, यहाँ पे टॉर्क के फॉर्म पे, यहाँ पे नेट फोर्स के फॉर्म पे। ठीक है, क्लियर हो गया ये, कोई डाउट अभी इस पे? नहीं सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? यस सर, ले लिया सर। अब लेकिन इसमें टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, फिर हम लोग इस पे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, क्लियर हो गया अभी? फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ले लिया सर। ओके, नाउ दिस इज पेज नंबर 2। सबसे पहले टॉर्क हम लोग, टॉर्क की जगह पे एंगुलर मोमेंटम हम लोग समझ लेते हैं, फिर टॉर्क समझते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, डिनोटेड बाय एल वेक्टर। एंगुलर मोमेंटम को मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं हम इसको, दिस इज आल्सो कॉल्ड मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ फोर्स किसे कहते हैं सर? मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क को बोलते हैं बेटा, मोमेंट ऑफ फोर्स, दिस इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम, है ना। मोमेंट ऑफ मोमेंटम मतलब जैसे यहाँ पे एक पार्टिकल है, मान लो इसका मास m है और इसकी वेलोसिटी v है इधर पे ऐसे,
ये वाले डायरेक्शन पे जा रहा है ना ये पार्टिकल, समझ गए कि नहीं? तो इसका जो मोमेंटम है ये इस डायरेक्शन पे है। मोमेंटम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, ये मोमेंटम का डायरेक्शन है। और मान लो आपको इस पॉइंट के अबाउट यहाँ पे मोमेंटम निकालना है इसका, तो ये रेडियस वेक्टर हो गया यहाँ पे। दिस पॉइंट इज सपोज ओ ए, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे ओ ए हो गया, तो ये रेडियस वेक्टर हो गया। तो इस पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा? दिस एंगुलर मोमेंटम विल बी आर क्रॉस पी वेक्टर, ठीक है, ये आर क्रॉस पी। तो ये एक्सियल वेक्टर है। अगर मैं इसका 3D डायग्राम बना दूं यहाँ पे, देखो ये 3D डायग्राम अगर हम लोग ले लें तो आपको इसका डायरेक्शन और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ये पार्टिकल इस लाइन पे जा रहा है, यहाँ पे पार्टिकल का मास m है, पार्टिकल की वेलोसिटी v है। हम इस पॉइंट के अबाउट यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम देख रहे हैं, और ये क्या बन गया यहाँ पे इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज दियर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसा, ठीक है। तो मोमेंटम ये वाले डायरेक्शन पे इसका मोमेंटम आ जाएगा p वेक्टर, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम ये इस तरह से बनेगा यहाँ पे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। आप चाहो तो इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं। तो इसमें देखो रेडियस वेक्टर और लीनियर मोमेंटम वेक्टर ये दोनों एक दूसरे के मतलब सॉरी ये एक ही प्लेन पे होते हैं। तो दिस एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर एज वेल एज एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना? तो समझ गए कि नहीं? तो ये किसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है किसी पॉइंट के अबाउट। मान लो कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से जा रहा है, तो किसी पॉइंट के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसकी एसआई यूनिट क्या बन जाएगी? इसकी एसआई यूनिट मीटर और लीनियर मोमेंटम की केजी, मीटर पर सेकंड। सो ओवरऑल इट इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज दियर एसआई यूनिट। समझ गए कि नहीं? अच्छा, ये r क्रॉस p लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। देखो इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है ये थीटा डिग्री का है। तो अगर मैग्नीट्यूड आपको चाहिए इसका, तो मैग्नीट्यूड विल बी आर टी साइन थीटा, ये इसका मैग्नीट्यूड है। समझ गए? ये इसका मैग्नीट्यूड है। इसका मैग्नीट्यूड एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का। समझ गया बेटा? हेलो, यस सर। ओके, हाँ स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, है ना? अब कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे देखेंगे अपन लोग? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिए? यस सर। तो बेसिक डेफिनेशन ये होती है, एक सिंगल पार्टिकल के का एंगुलर मोमेंटम है ये, एक सिंगल पार्टिकल का। तो अब अगर कोई पार्टिकल मान लो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखेंगे? नाउ दिस इज पेज नंबर 3। अगर मान लो कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इसको भी हम लोग थोड़ा 3D से इमेजिन करते हैं। ये सर्कुलर पाथ है, हाँ, ये पार्टिकल, एंड दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। एंड सपोज यहाँ पे ये पार्टिकल हमने लिया, पार्टिकल के लिए ये रेडियस वेक्टर हो गया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, और ये टेंजेंट के डायरेक्शन पे ये वेलोसिटी वेक्टर इस तरह से, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ऐसा बनेगा एक्सिस पे। अगर मान लो पार्टिकल कैसा घूम रहा है यहाँ पे, इस सेंस पे घूम रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल लगा के आप एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन यहाँ पे ले सकते हो। तो रेडियस वेक्टर और ये वेलोसिटी वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये क्या है यहाँ पे? दिस इज द सर्कुलर पाथ। ये क्या है यहाँ पे? इट इज सर्कुलर पाथ। तो अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन पे आए, बेसिक डेफिनेशन पे, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O विल बी गिवन बाय
आर क्रॉस पी वेक्टर, या फिर इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको चाहिए तो आर पी साइन रेडियस वेक्टर और पी वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितनी डिग्री का रहेगा यहाँ पे सर्कुलर पाथ में? 90 डिग्री। 90 डिग्री का है ना। तो इट इज 90 डिग्री, क्योंकि ये एंगल यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। ठीक है ना। यहाँ पे आप आर पी साइन थीटा लेते हो, तो आर और पी की जगह पे हो जाएगा एम भी, और इसकी जगह पे हो जाएगा साइन 90। साइन 90 की वैल्यू हो गई 1, इसलिए आप इसको क्या लिख देते हो? एंगुलर मोमेंटम विल बी गिवन बाय एम वी आर। तो जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में अगर घूम रहा है तो अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर आएगा? एम वी आर के बराबर रहेगा। इसको याद रखो। इसलिए तुमने केमिस्ट्री में जब बोर्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हो तुम लोग, तो वहां पे जो एंगुलर मोमेंटम लिखते हो, सेकंड पोस्टुलेट जो है कि ये क्वांटाइज होता है ना, एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू NH/2 और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू वहां पे आप क्या लिख देते हो? MVR लिख देते हो। तो MVR क्यों लिखे, अभी समझ में आ गया कि नहीं? MVR तो यस सर। पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो किस फार्मूले से दिया जाएगा? डायरेक्टली MVR से दिया जाएगा। अब एक चीज देखो, अगर मान लो इसके घूमने के लिए ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से भी घूम रहा है, तो सिंस v इज इक्वल टू ओमेगा r होता है, तो एंगुलर मोमेंटम को आप m ओमेगा r इंटू r, तो ये ओवरऑल देख सकते हो m इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, और एम आर स्क्वायर किसके बराबर होता है? I के। तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम को आप I ओमेगा भी लिख सकते हो, जहां पे I क्या है? यहाँ पे व्हाट इज I? I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर हो जाएगा? एम आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हमें अब ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि एंगुलर मोमेंटम को आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? आई ओमेगा लिख सकते हो। तो कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो डायरेक्ट किस फार्मूले से लिखा जाएगा बेटा? एम वी आर से लिखा जाएगा, या फिर आई ओमेगा। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। और ये वाली जो वेलोसिटी है कौन सी वाली वेलोसिटी है? टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, टेंजेंशियल वेलोसिटी वेक्टर और रेडियस, ये तीनों कैसे यहाँ पे एक दूसरे के? एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू पी, या फिर वेलोसिटी वेक्टर एज वेल एज एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। कोई डाउट यहाँ पे? कोई डाउट किसी भी बच्चे को? नो सर। ओके बेटा, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इस पेज का। ले लिया सर। तो ये एंगुलर मोमेंटम समझ गया ना। अगर हम लोग रिजिड बॉडी की बात करें यहाँ पे, कि कोई रिजिड बॉडी अगर घूम रही है यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उसका जो डायरेक्ट फार्मूला लिखा जाएगा वो आई ओमेगा से लिखा जाएगा। सो नाउ दिस इज पेज नंबर 4, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, रिजिड बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मान लो ये कोई रिजिड बॉडी हमने ली है, ऐसी किसी भी शेप की ले सकते हैं, और ये जो रिजिड बॉडी है ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और इसी एक्सिस के अबाउट इस रिजिड बॉडी का बेटा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई है। तो जो एंगुलर मोमेंटम आएगा इसका, ये एंगुलर मोमेंटम वेक्टर हो जाएगा, और एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली मान लो इस एक्सिस का नाम मैंने x और x डैश लिख दिया, तो L x x डैश इज इक्वल टू I x x डैश इंटू ओमेगा वेक्टर x x डैश होगा। मतलब आप सीधे सीधे इसको ऐसे लिख सकते हो, L इज इक्वल टू I ओमेगा। समझ गए कि नहीं? ये एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है रिजिड बॉडी के लिए। जब कोई रिजिड बॉडी अपने एक्सिस पे किसी एंगुलर वेलोसिटी से घूमती है, तो जहां पे आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक बात ध्यान रखना, हम जिस एक्सिस के लिए एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं उसी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसी एक्सिस के अबाउट उसका रोटेशन चाहिए हमें। समझ गए?
समझ गए कि नहीं? यस सर। सर आपने अभी कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेक्टर, तो वो वेक्टर कैसे हुआ सर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेक्टर नहीं, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। यस सर, समझ गया सर। एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, देख वेक्टर का सिंबल किसके ऊपर लिखा मैंने, समझ गया अभी? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, ले लिए? यस सर। यस सर। अभी एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम निकालना। जैसे हम लोग डेली लाइफ में हम लोग फैन के मोशन को अगर हम लोग देखते हैं, नाउ दिस इज पेज नंबर 5। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बना देता हूँ। जैसे मान लो ये हम लोग ने एक फैन के मोशन को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे फैन में 3 ब्लेड लगी होती हैं, है ना? हेलो, यस सर। है ना? ये 3 ब्लेड है एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। और मान लो ये जो फैन है ना, ये कितनी फ्रीक्वेंसी से रोटेट हो रहा है? 600 आरपीएम से रोटेट हो रहा है। सो दिस इज एनी फैन, और ये इस तरह से रोटेट हो रहा है। यहाँ पे ये एक फैन है, और हर एक ब्लेड जो है इसकी, हर एक ब्लेड का जो मास है और लेंथ दे दूं यहाँ पे, हर एक ब्लेड का मास सपोज 200 ग्राम है, एंड हर एक ब्लेड की जो लेंथ है ये सपोज 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितनी लेंथ है इसकी? हर एक ब्लेड की लेंथ 50 सेंटीमीटर, और हर एक ब्लेड का मास कितना है? 200 ग्राम है। तो इस फैन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना होगा? अब ये कैसे कैलकुलेट करोगे? सो यहाँ पे यही क्वेश्चन हमने बना दिए, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस फैन, है ना? ये फैन यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्या जाएगा बेटा? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मान लो यहाँ पे सपोज इट इज जेड एंड जेड डैश एक्सिस, तो एंगुलर मोमेंटम विल बी आई जेड जेड डैश इनटू ओमेगा, है ना? अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है यहाँ पे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा फैन का, है ना? फैन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, कैसे निकालोगे? ml²। कितना बेटा? ml²। देख ये जैसे ये दिख रहा है ना, ऐसा यहाँ पे ये 3 पेन इस तरह से, ये 3 ब्लेड हो गई एक प्रकार से, है ना? और ये एक्सिस हो गया ये वाली पेंसिल। तो ये वाले ब्लेड के लिए भी ml²/3 एक, और इसके लिए भी ml²/3, और इसके लिए भी ml²/3। तो तीनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो ऐड हो जाएगा, है ना? ये फर्स्ट ब्लेड है, मान लो ये सेकंड ब्लेड है, और ये थर्ड ब्लेड है। तो इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा यहाँ पे, सिंस I z z dash is equals to I z z dash of first blade plus I z z dash of सर second पर blade। ब्लेड्स जो है वो रॉड थोड़ी ना रहते सर, वो तो रेक्टेंगुलर प्लेट के फॉर्म में रहते। ऑलमोस्ट हम लोग उसको रॉड के जैसा ट्रीट कर ले रहे हैं वहां पे, बराबर है? मतलब जो लेंथ है ब्लेड की, वो ब्रेथ, लेंथ के कंपैरिजन में ब्रेथ कम है, बराबर है कि नहीं? तो अगर हम लोग वो फार्मूला भी लेते हैं एक एंड के लिए, तो ml²/3, और फिर वहां पे ब्रेथ वाला टर्म लिखेंगे तो उसको नेग्लेक्ट मान सकते हैं अपन। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ यहाँ पे? नेग्लेक्टिंग, अज्यूम ब्लेड एज अ रॉड, ठीक है? अज्यूम ब्लेड एज अ रॉड, समझ गए कि नहीं? यस तो सर। हर एक के लिए कितना फार्मूला आएगा बेटा? ml²/3 प्लस ml²/3 प्लस ml²/3। तो व्हाट इज द आंसर? इट इज ml²। अब एक और चीज चाहिए यहाँ पे, ये ml² तो आ गया, ध्यान देना यहाँ पे ये कितना है? 200 है, 200/1000 kg, और लेंथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर मतलब बेटा 1/2 मीटर। सो इट इज 1/2 मीटर का होल स्क्वायर। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, इट इज 2/10 इंटू 4, तो ये काय में आ जाएगा अभी? केजी मीटर स्क्वायर में, है ना? सो इट इज 1/20 केजी मीटर स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी एक और कैलकुलेशन बचा यहाँ पे ओमेगा का। तो ओमेगा का कैलकुलेशन कैसे आएगा? इट इज 2πf, इट इज 2πf कितना है? 600। लेकिन ये राउंड पर मिनट है, तो राउंड पर मिनट मतलब राउंड पर सेकंड में डिवाइड कर देना, इसको कन्वर्ट कर देना। सो आंसर विल बी 2π into 10। अब ये पूरा आंसर काय में आ जाएगा? रेडियन पर सेकंड में आ जाएगा। सो आंसर विल बी 20π रेडियन पर सेकंड। और अब आप यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर सकते हो। सो इट इज नाउ 1/20
it is in kg meter square and angular velocity will be 20 pi radian per second. So 20 से 20 cancel out हो जाएगा और फाइनल आंसर विल बी पाई kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि रेडियन का मल्टीप्लाई मीटर में होगा तो वो मीटर ही बचता है फिर। तो फाइनल आंसर विल बी पाई kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज द एंगुलर मोमेंटम। समझ गया बेटा कैलकुलेशन? यस सर। कोई डाउट इस पे? कोई नो डाउट? सर। तो अभी एंगुलर मोमेंटम कहाँ पे कैलकुलेट करना है ना, वो समझ में आ गया कि नहीं? मैंने ये प्रॉब्लम इसलिए डिस्कस किया कि आपको ये दिमाग में रहे कि यार एंगुलर मोमेंटम कहाँ पे यूज करना हमको। तो जब भी कहीं पे अगर रोटेशनल मोशन हो रहा है तो वहां पे हम जो मोमेंटम यूज करेंगे वो एंगुलर वाला रहेगा, ना कि ट्रांसलेशनल वाला। समझ गए अभी? यस सर। Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इस पेज का। ले लिए? ले लिया सर। नेक्स्ट आते पेज नंबर 6 पे। तो ये कैलकुलेशन समझ गए आप लोग एंगुलर मोमेंटम का? हेलो, एंगुलर मोमेंटम का कैलकुलेशन समझ गए? ठीक है, पेज नंबर 6 पे आते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग इसका। Now this is पेज नंबर 6। अर्थ का अपने एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा रोटेशन का? सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अपने खुद के एक्सिस के अबाउट अर्थ का एंगुलर मोमेंटम। अर्थ का जो मास है ना, मास ऑफ अर्थ इज नियरली 10 टू द पावर 24 kg आप ले लो, and radius of earth is 6.4 10 to the power 6 meter, and assume earth as a solid sphere। assume earth as solid sphere। अर्थ को क्या इमेजिन कर लो? एक सॉलिड स्फीयर इमेजिन कर लो। तो ये सपोज अर्थ हमने लिए और अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट ये रोटेट हो रही है, एंड रोटेशनल का जो टाइम पीरियड है वो कितना है? रोटेशन का टाइम पीरियड 24 आवर है ना? तो ये एक्सिस हो गया मान लो जेड जेड डैश। समझ गए कि नहीं? एंड व्हाट इज द रेडियस? रेडियस इज आर, मास इज एम। तो अब इसका एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखोगे आप? इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा अर्थ का एल जेड जेड डैश, मान लिए इट इज आई जेड जेड डैश इनटू ओमेगा। सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 mr स्क्वायर, एंड इट इज नाउ 2π/f या 2π/t आप लिख सकते हो। तो जो डेटा दिया हुआ है आप उसको पुट कर दो 10 टू द पावर 24। रेडियस विल बी 6.4 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर इनटू 2 पाई, एंड ये क्या में दिया हुआ बेटा 24 आवर है, 24 इनटू 3600। समझ गए कि नहीं? तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड में, 24 इनटू 3600। सारा डेटा आपने एसआई सिस्टम पे लिया हुआ है, तो बस आपको अभी ये कैलकुलेशन बस करना है यहाँ पे। सो नाउ इट इज 2/5 6.4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 12 10 टू द पावर 12 और 24 कितना हो गया? 36 इनटू 2 पाई होल डिवाइडेड बाय में कितना आ जाएगा बेटा? 24 इनटू 3600, एंड आंसर विल बी इन केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। समझ गए कैलकुलेशन? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। एंगुलर मोमेंटम का कैलकुलेशन समझ गए, इसका अर्थ का? यस सर। Yes, sir. अगले पेज पे जा रहे हैं, पेज नंबर 7 पे। अब इसी तरह से हम लोग देखते हैं टॉर्क के लिए अभी। तो सर एक बात पूछनी थी सर। पूछ। सर अभी चाइना ने जो डैम बनाया वो वहां पे एशिया में, तो उसकी वजह से अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया है बोलते? अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया सर, इसके वजह से टाइम पीरियड ऑफ मतलब वन रोटेशन भी बढ़ गया 0.6 नैनो सेकंड से। हाँ, बहुत माइन्यूट सा चेंज आता है। अगर आप जैसे बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दो है ना अर्थ पे, तो एक्चुअल में जो बिल्डिंग बना रहे हैं वो यहीं से गड्ढा खोद के बना रहे हैं, तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन आप जितना दूर करोगे एक्सिस से
उससे क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, बराबर है। यस सर। सो दिस इज पेज नंबर 7 है ना अपना। नाउ यस सर। सिमिलरली अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे टॉर्क के बारे में। सो टॉर्क इज आल्सो एक्सियल वेक्टर, और इसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स भी इसको बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स। दिस इज आल्सो कॉल्ड मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो जैसे ये कोई पॉइंट पी है, यहाँ पे हम कोई फोर्स लगा रहे हैं और इस पॉइंट पे हम लोग टॉर्क का कैलकुलेशन देख रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो रेडियस वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच में एंगल कितने डिग्री का, थीटा डिग्री का। तो बेटा यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा इस पॉइंट के अबाउट, और टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, वेक्टर फॉर्म पे लिखोगे तो इट इज आर क्रॉस टी, और मैग्नीट्यूड अगर आ जाएगा तो इट इज आर क्रॉस एफ, सो इट इज नाउ आर एफ साइन थीटा। समझ गए, समझ गए कि नहीं। यस सर। जो एंगुलर मोमेंटम के लिए किए थे बिल्कुल वही यहाँ पे कर रहे हैं। अगर हम लोग इसका भी 3D डायग्राम देखें यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये पॉइंट है P और यहाँ पे फोर्स लग रहा है F, सो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ये पॉइंट हो गया O, ये हो गया इसका रेडियस वेक्टर। तो एक्चुअल में यहाँ पे टॉर्क आएगा इस एक्सिस पे ऐसा, तो ये टॉर्क इस तरह से, और अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म पे बनाएंगे तो ये एक्सिस पे इस तरह से बनेगा वेक्टर फॉर्म पे। दिस इज द टॉर्क अबाउट ओ, ठीक है। तो टॉर्क भी किसके परपेंडिकुलर दिख रहा है यहाँ पे। सो नाउ दिस टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू फोर्स वेक्टर, दिस टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। समझ गए कि नहीं, समझ गए कि नहीं। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या बनेगी इसकी, एसआई यूनिट अगर हम लोग देख लें इसकी, तो इसके लिए आ जाएगा मीटर, इसके लिए न्यूटन, सो इट इज न्यूटन मीटर। बट टॉर्क न्यूटन मीटर में है, लेकिन हम इसको जूल नहीं बोलते। यूनिट इसकी वर्क एंड एनर्जी के बराबर दिख रही, बट जूल नहीं बोला जाता क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और वर्क और एनर्जी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी स्केलर। होते हैं। तो यहाँ पे जूल नहीं बोला जाता, न्यूटन मीटर ही बोला जाता है टॉर्क के लिए। मतलब ये एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है। तो अगर आप इसमें न्यूटन्स लॉ पे जाएंगे तो इट इज नाउ आई नॉट इनटू अल्फा नॉट, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या फिर टॉर्क अबाउट जेड जेड डैश एक्सिस इज इक्वल्स टू आई जेड जेड डैश एक्सिस इनटू अल्फा जेड जेड डैश एक्सिस। अगर आप इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म पे लिखते हो तो फिर ये इक्वेशन ऐसे रिड्यूस होगी। समझ गया बेटा, हेलो, समझ गए। यस सर, समझ गए सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। अब कुछ थोड़े से प्रैक्टिकल कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं, ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल कैलकुलेशन। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए। ले लिया सर। पेज नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। नाउ दिस इज पेज नंबर 8। मान लो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल टेबल रखी हुई है, ये सपोज दिस इज अ हॉरिजॉन्टल टेबल, और इस हॉरिजॉन्टल टेबल पे एक ये रॉड है यहाँ पे, और ये रॉड यहाँ पर के एक्सिस के अबाउट फ्री है रोटेट होने के लिए, ठीक है। और इस रॉड पे एक फोर्स ऐसा लगा रहे हैं हम लोग, फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये इसकी लेंथ हो गई, इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट हो सकती है। यहाँ पर ये एंगल सपोज कितने डिग्री का है, इट इज ऑफ 30 डिग्री। तो बेटा फोर्स का ये जो कंपोनेंट आएगा जो रॉड के परपेंडिकुलर रहेगा, ये कौन सा वाला रहेगा, एफ साइन 30। समझ गए कि नहीं। एफ साइन थीटा। एंड ये सपोज कितने मीटर की रॉड है यहाँ पे, इट इज ऑफ 0.4 मीटर की रॉड है ये। क्लियर हो गया कि नहीं। तो इस एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा ये किसके बराबर आएगा यहाँ पे, सो टॉर्क विल बी आर एफ, या तो आप साइन थीटा लिख दो, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, इट इज 0.4 मीटर इंटू एफ कितना है 10 न्यूटन, और फिर एंगल कितने डिग्री का यहाँ पे साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, है ना। तो इट इज 4 न्यूटन मीटर इंटू
1/2 and answer will be 2 न्यूटन मीटर। अब कितना एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्योंकि रॉड है और रॉड का एक एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, अगर मान लो ये रॉड है एंड रॉड का मास सपोज 0.3 kg है, तो एंगुलर एक्सीलरेशन अगर आपको निकालना है तो टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस z डैश एक्सिस हमने ले लिया मान लो, सो इट इज I z डैश एक्सिस इनटू अल्फा z डैश एक्सिस। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं सर? तो इससे क्या निकल जाएगा, इसका एंगुलर एक्सीलरेशन निकल जाएगा, लेकिन आपको क्या चाहिए यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो इट इज 2 न्यूटन मीटर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला हो जाएगा ml²/3 इनटू अल्फा। समझ गए? हेलो, यस सर। कि नहीं? सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ml²/3। क्यों लिखे ml²/3? क्योंकि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एक्सिस के अबाउट कितना होता है, सॉरी अबाउट ml²/3 होता है। So mass is 0.3, mass is 0.3 and radius distance is 0.4 का whole square divided by 3, so ये आ जाएगा 0.1 and 0.16 kg meter square and overall अगर देखोगे तो it is 0.016 kg meter square। तो बेटा एंगुलर एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें, तो इट इज टॉर्क डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, it is 2 Newton meter upon 0.016 kg meter square। और सारे डेटा आपने एसआई सिस्टम पे लिए, तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये किसमें आ जाएगा, यहाँ पे रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में सारा आंसर आ जाएगा। समझ गए? हेलो, समझ गए? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? यस Yes, सर। sir. Now this is page number 9। एक क्वेश्चन इस तरह से ले रहा हूं मैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे वर्टिकली हमने ये एक रूफ है मान लो, है ना, और इस रूफ से हमने एक रॉड को लटका दिया ऐसा, ये एक रॉड है बेटा, इस रॉड को आपने लटका दिए दो रस्सी का यूज करके, दिस इज द रॉड। और अगर मान लो अचानक इस रस्सी को काट दिया जाता है, तो इस पॉइंट के अबाउट इसमें कितना एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा ये बताना है। क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? ठीक है, यस सर। अगर इस रस्सी को आपने काट दिए तो कितना एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। देखो अभी यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, mg, यहाँ पे कौन सा फोर्स है, T2, यहाँ पे कौन सा फोर्स है, T1। तो जैसे ये वाली रस्सी को काटोगे, इफ दिस स्ट्रिंग इज कट, देन इमीडिएटली T2 बिकम्स क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा सर। पॉइंट ए के अबाउट कौन टॉर्क प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे, पॉइंट ए के अबाउट, ये नहीं करेगा। देखो वो फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करता जो उसी पॉइंट पे लग रहा है, तो टॉर्क कौन प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे, mg यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये L/2 के बराबर है। सो टॉर्क अबाउट ए विल बी R परपेंडिकुलर इनटू फोर्स, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बेटा यहाँ पे L/2, और ये वैल्यू किसके इक्वल, यहाँ पे mg के इक्वल है। अब टॉर्क को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, टॉर्क विल बी IA इनटू अल्फा ए इक्वल्स टू L/2 इनटू mg, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा रॉड का, ml²/3, क्योंकि एक एंड के लिए आप देख रहे हैं इसको, इट इज L/2 इनटू mg। तो एक L से एक L हो जाएगा कैंसिल, m से एक m हो गया कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आ गई बेटा यहाँ पे, इट इज 3g अपॉन 2l के बराबर क्या होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। समझ गए? हेलो, यस सर, समझ गए सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब पेज नंबर 10 पे आते हैं हम लोग अभी।
पेज नंबर 10 पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होता है बताओ जरा थोड़ा सा, एंगुलर मोमेंटम कब जब कंजर्व? एक्सटर्नल टॉर्क 0 रहता तब। हाँ, जब एक्सटर्नल टॉर्क 0 रहता है, ठीक है, एक्सटर्नल टॉर्क जब 0 रहता है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है उसका, कंजर्व होता है, ठीक है। जब एक्सटर्नल टॉर्क 0 तो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, ठीक है, समझ गए। व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क इज 0, तो एक्चुअल में इसको ऐसे देख लो यहाँ पे, सिंस एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी लिखते हैं अपन, है ना। इफ external torque is 0, this implies that delta L upon delta T will be 0. इसका मतलब क्या हो गया बेटा, डेल्टा L कैसा हो गया यहाँ पे 0। इसका मतलब क्या हो गया, फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बी 0। इसका मतलब क्या हो गया, फाइनल एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट, या फिर यहाँ पे आप आई ओमेगा को भी क्या कर सकते हो, कांस्टेंट मान सकते हो। तो इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट आई वन ओमेगा वन इक्वल्स टू आई टू ओमेगा टू, और अगर हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट कर दे, एक तरफ ओमेगा और एक तरफ मैंने आई ले लिया, तो इसका ग्राफ हाइपरबोलिक बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा और ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, ठीक है, समझ गए। Yes, sir. हाँ, तो टॉर्क जब 0 है, एक्सटर्नल टॉर्क अगर 0 है तो उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कैसा होता है, कंजर्व होता है, कांस्टेंट होता है। अब क्वेश्चन से समझते हैं हम लोग इसको, ठीक है। सर स्क्रीनशॉट I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, तो सर उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कैसे हुआ सर, I1 और I2 ऐसा चेंज कैसे हुआ सर वो? ऐसा बता रहा हूँ ना अभी, इसलिए तो एग्जांपल पे लेते हैं ना हम लोग, ठीक है। सर स्क्रीनशॉट नेचर ऑफ द कर्व वो हाइपरबोलिक कौन सी इक्वेशन से निकाला सर? ये तो इसलिए निकाल दिया अपन ने हाइपरबोलिक, जैसे y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x अगर है तो उसका ग्राफ कैसा आता है, ठीक है। हाइपरबोलिक आता क्या सर? हाँ, हाइपरबोलिक आता है इसका, ठीक है, ठीक है। y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ, पीवी का ग्राफ पता है ना तुम लोगों को, पीवी कांस्टेंट का, बॉयल्स लॉ का ग्राफ नहीं सर नहीं पता। नहीं पता, बॉयल्स लॉ का ग्राफ नहीं पता रे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये ध्यान रखना है, सब y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ कैसा आएगा, हाइपरबोलिक आएगा, ठीक है। यस सर, उत्तर समझ गया। हाँ ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अभी। ले लिया सर स्क्रीनशॉट। पेज नंबर 11, ठीक है। पेज नंबर 11 में देख अभी, ये मान लो एक टर्न टेबल है यहाँ पे, है ना, ये एक टर्न टेबल है और यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है और दोनों हाथ में डंबल है, ऐसे फैला के खड़ा हुआ है, और ये जो टर्न टेबल है ना अभी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। दिस इज अ टर्न टेबल। टर्न टेबल समझ गए कि नहीं? यस सर। जो पर्सन है ये टर्न टेबल पे खड़ा तो है, लेकिन अपने हैंड को ये सिकोड़ लेता है, तो टर्न टेबल की एंगुलर स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, ओमेगा की वैल्यू अब क्या होगी, यहाँ पे ये इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? डिक्रीज होंगी सर। 4 ऑप्शन बना दिया मैंने, ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट बी ऑप्शन, ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट सी ऑप्शन, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस। कौन सा आएगा? बी ऑप्शन आएगा सर। क्यों? क्योंकि सर हाथ पास में लेने से डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कम हो जाता, उसके वजह से फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, और फिर फार्मूले में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आ गया तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएंगी। ये आई नॉट है मान ले, और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई है,
तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, कम हो गया, और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा है, ज्यादा है, क्योंकि ये जो हाथ को सिकोड़ रहा है वो अपने खुद के इंटरनल फोर्सेस के कारण हो रहा है सर। तो कहीं से एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है क्या यहाँ पे? नहीं लग रहा सर। एक्सटर्नल टॉर्क अगर नहीं लगेगा तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है यहाँ पे, है ना, तो जो एंगुलर मोमेंटम है इन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, मान लो जेड जेड डैश एक्सिस हम लोग कंसीडर कर लें, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट जेड जेड डैश एक्सिस इज कांस्टेंट, पहले भी उतना ही और बाद में भी उतना ही, ये इनिशियल वैल्यू और ये कौन सी वैल्यू, फाइनल वैल्यू, समझ गए? तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, आई नॉट ओमेगा नॉट और इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, या फिर आप ऐसा समझ लो आई इंटू ओमेगा इज कांस्टेंट। अरे समझ गए कि नहीं? यस सर, समझ गए सर। अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो क्या बढ़ेगा, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी मतलब कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा, समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर, अभी समझ गए सर। अभी समझ गए? सिंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर डिक्रीज होगा तो इसको बढ़ना पड़ेगा, ठीक है? अगर ये डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे देख, अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो फिर ओमेगा बढ़ेगा तब तो ये वैल्यू क्या बनेगी आपकी, कांस्टेंट, आया ना? मतलब सर कौन से भी कंडीशन में वैल्यू कांस्टेंट ही आएंगी, इसलिए एक क्वांटिटी बढ़ेंगी तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होंगी। हाँ, लेकिन ये है कि जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा तभी, तो मैंने ये एक इस तरह की सिचुएशन बताया। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? यस सर। समझ गए? मतलब दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक में एक को। हाँ, एक में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ेगा तो एक कम होगा, समझ गए अभी? यस सर। जो बैलेट डांसर होते वो इसी प्रिंसिपल पे तो वर्क करते, पहले हाथ जब फैला लेते तो उनके रोटेशन की स्पीड कम हो जाती, फिर हाथ सिकोड़ लेते तो रोटेशन की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है? या जो हवा में कलाबाजी करते हैं वो सब इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते, जैसे पूरी बॉडी को सिकोड़ लेते तो रोटेशन बढ़ जाते, बॉडी हाथ पैर सब स्ट्रेच कर लेते तो फिर रोटेशन क्या हो जाते उनके, कम हो जाते, समझ गए? यस सर, समझ गए सर अभी। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, एक और क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन एक और ले लिए। Yes, sir. नाउ पेज नंबर 12 पे आते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन ये है यहाँ पे, अगर मान लो अर्थ अचानक श्रिंक होने लगे और अभी अपनी प्रेजेंट रेडियस का कितना बचे, सपोज दिस इज द अर्थ, अर्थ अभी अपने एक्सिस पे रोटेट हो रही है ना, और टाइम पीरियड कितना अभी इसका 24 आवर है, ठीक है? अगर मान लो बेटा अर्थ अचानक श्रिंक होने लगे और रेडियस कितनी हो जाए इसकी, खुद के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण श्रिंक हो रही है, खुद के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण श्रिंक हो रही है, और जो नई रेडियस है वो पुरानी रेडियस की आधी बचती है, तो नया टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इसके रोटेशन का, समझ गए? मास उतना ही रहेगा, 1/4 टाइम्स रहेगा, मास उतना ही रहना चाहिए, मास पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अर्थ अपने खुद के ग्रेविटेशनल पुल के कारण सिकुड़ने लगी, मान लो बढ़ने लगा ग्रेविटेशनल पुल, समझ गए ना? तो क्योंकि ये जो फोर्सेस लग रहा है ये सब इंटरनल फोर्सेस है, इंटरनल फोर्सेस टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, तो फार्मूले में आएगा 2/5 mr² इंटू ओमेगा आई, और फिर से 2/5 m स्मॉल r स्क्वायर इंटू ओमेगा एफ, तो यहाँ पे 2/5 m कट जाएगा, तो r स्क्वायर इंटू ओमेगा आई को क्या लिख दोगे बेटा, 2π/ti इक्वल्स टू स्मॉल r स्क्वायर इंटू 2π/tf, बराबर है? समझ गए कि नहीं? यस सर। तो 2π से 2π कट गया, अभी हमको क्या चाहिए यहाँ पे, नाउ tf विल बी स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर इनटू ti, सो ये वैल्यू है r/2 का होल स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इनटू ti, सॉल्व करने पे कितना बच रहा है, ये ti/4 बच रहा है, मतलब अभी 24 आवर है, दिस इज द ti, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे 24 आवर अपॉन 4 एंड आंसर विल बी 6 आवर, समझ गए? तो नया आंसर कितना आ जाएगा, 6 आवर आ जाएगा, मतलब 6 घंटे में दिन रात कंप्लीट होने लगेंगे। सर वो इसका शॉर्टकट है सर, मतलब r/n के इससे अर्थ श्रिंक होगी तो उसका टाइम पीरियड 1/n² से आएगा सर। ठीक है भाई, कितने शॉर्टकट करेगा, ठीक है, समझ गया? यस सर, समझ गया सर।
कितने शॉर्टकट करेगा, मैंने पूरा कैलकुलेट करके बता दिया है ना, कितने शॉर्टकट करेगा। ये तो ऐसा है कि आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे सीधे आपको क्या करना है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखना, इक्वेट करना बस। ठीक है, यस समझ गए सर, अभी? यस सर, ये भी समझ गया सर, हाँ ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का। ले लिया सर।